नमस्कार। राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। आज की बड़ी खबरों में तकनीक, कूटनीति और वैश्विक टकराव के एक साथ सुर्खियों में है। जहां एआई तकनीक एमआरआई जांच को तेज और सस्ता बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति ला रही है, वहीं दावोस से असम के मुख्यमंत्री ने उत्तर पूर्व भारत के विकास का बड़ा विजन पेश किया है। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण हैं। सीरिया में संघर्ष, गाजा को लेकर इजराइल का सख्त रुख और यमन में विस्फोटक सामग्री की बरामदगी ने सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी बीच अमेरिका, ग्रीनलैंड, ईरान, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान से आई खबरें दुनिया के बदलते शक्ति संतुलन की तस्वीर पेश कर रही हैं। एआई स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से बदलाव ला रही है। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान सोनी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहित सोनी ने कहा कि एआई तकनीक मेडिकल इमेजिंग, खासतौर पर एमआरआई जांच का तेज, सस्ता और अधिक सुलभ बना सकती है। मोहित सोनी ने यह भी बताया कि एआई स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 बड़े और प्रभावशाली सुधार कर सकता है। उन्होंने कहा, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा लागत में कमी है। आमतौर पर एक पारंपरिक एमआरआई स्कैन में लगभग 45 मिनट का समय लगता है, लेकिन एआई आधारित एमआरआई तकनीकी की मदद से यही जांच सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो सकेगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मान्यवरों, सम्मानीय सदस्यगण और मित्रों, नमस्कार। मैं आज यहाँ अपनी कंपनी ट्रांसफॉर्मर न्यूरल स्कैन क्वेस्ट एआई TNSQ AI के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ। हमारे पास पिछले 14 वर्षों का अनुभव है और हम दुनिया के सबसे बड़े CT और MRI स्कैन विशेषज्ञ हैं। अब तक हमने लगभग 30 लाख मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाले CT और MRI स्कैन प्रदान किए हैं। यह यात्रा हमारे लिए बहुत गर्व का विषय रही है। आज जब हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के बारे में बात करते हैं तो हमारी नजरें अक्सर अमेरिका पर होती हैं। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत के पास एक बहुत खूबसूरत और प्रभावी स्वास्थ्य इकोसिस्टम है जो AI के साथ जुड़कर एक नई दिशा में काम कर सकता है। हमें इस अद्वितीय अवसर का लाभ उठाना चाहिए ताकि हम AI का उपयोग करके एक शक्तिशाली और लागत कुशल समाधान विकसित कर सकें जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में निर्यात किया जा सके। मुझे गर्व है कि मैं यहाँ दुनिया के नेताओं के साथ खड़ा हूँ और हम सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। यह लक्ष्य है दुनिया की 2/3 आबादी को CT स्कैन जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना, जो आज तक इस तकनीक से वंचित हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भारत के लोग और साथ ही साथ दूसरे देशों के लोग भी CT और MRI स्कैन तकनीक का प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकें। हमारे पास एक अवसर है। हम AI और भारत के स्वास्थ्य इकोसिस्टम का संगम कर सकते हैं, जो सस्ती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा गेम चेंजर बनकर उभर रहा है। इसी बदलाव को रेखांकित करते हुए मोहित सोनी ने बताया कि AI के इस्तेमाल से एक ही मशीन पर कम समय में कई गुना ज्यादा मरीजों की जांच संभव हो पाएगी। मोहित सोनी के मुताबिक, जहां पहले एक MRI मशीन से दिन भर में सीमित मरीजों की जांच हो पाती थी, अब उसी मशीन से 5 गुना ज्यादा मरीजों की MRI की जा सकती है। इससे न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि जांच की लागत भी काफी हद तक कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका सीधा फायदा अस्पतालों और मरीजों दोनों को मिलेगा। अस्पताल अपनी मौजूदा मशीनों से ही ज्यादा मरीजों को सेवा दे सकेंगे और मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए मोहित सोनी ने एक गंभीर चुनौती की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा, करीब 1.5 अरब की आबादी वाले देश में हमारे पास लगभग सिर्फ 20,000 रेडियोलॉजिस्ट हैं। यह संख्या जरूरत के मुकाबले बेहद कम है। ऐसे हालात में AI रेडियोलॉजिस्टों के लिए एक मजबूत सहायक की भूमिका निभा सकता है। AI की मदद से रेडियोलॉजिस्ट ज्यादा सटीक और तेज रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। इससे कम समय में ज्यादा मरीजों को बेहतर और भरोसेमंद सेवाएं मिल सकेंगी। मोहित सोनी ने यह भी स्पष्ट किया कि AI की यह ताकत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उनका कहना है, जो AI एल्गोरिदम हम भारत में विकसित कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा सकता है। इससे वैश्विक स्तर पर लोगों को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में AI तकनीक न केवल जांच और इलाज को आसान बनाएगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा समान,
सुलभ और प्रभावी बनाने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में अपनी पहली बार की यात्रा पर असम और उत्तरी पूर्व भारत के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम असम को उत्तर पूर्वी भारत से अलग नहीं देखते, क्योंकि जब आसाम में कुछ होता है तो हम इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि आप यह नहीं कह सकते कि यह केवल असम के लिए है और यह उत्तर पूर्व के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने उदाहरण देते हुए कहा, अगर टाटा सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित करता है तो यह असम में भले ही भौगोलिक रूप में स्थित ना हो, लेकिन इसका लाभ पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को मिलेगा। असम जो उत्तर पूर्वी राज्यों का गेटवे है, वो पूरे क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि अन्य राज्यों की भौगोलिक और पर्यावरणीय कठिनाइयां हैं, जिससे कुछ उद्योगों की स्थापना वहां मुश्किल हो सकती है। उन्होंने असम की विशेषता को उजागर करते हुए कहा, असम में समतल भूमि के बड़े इलाके हैं जो उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत उपयुक्त हैं। हम इस अवसर का उपयोग करते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के युवाओं को एक अच्छा इकोसिस्टम प्रदान कर रहे हैं। अगर मैं असम में 1 रुपया लाता हूं, तो वो 1 रुपया सीधे उत्तर पूर्व के बाकी हिस्सों में चला जाता है। इसलिए हम न सिर्फ असम के विकास पर काम कर रहे हैं, बल्कि उत्तर पूर्वी भारत के समग्र विकास की दिशा में भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि असम में हो रहे बड़े निवेश और विकास की पहले न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे उत्तर पूर्व के लिए लाभकारी है। उन्होंने ये भी बताया कि वे 1 लाख करोड़ रुपए के मूस पर हस्ताक्षर। सीरियाई सेना और सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के बीच संघर्ष हाल ही में अल अक्तान जेल के पास एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। SDF ने सीरियाई सेना द्वारा दिए गए समर्पण के अल्टीमेटम को नकारते हुए अपनी स्थिति पर दृढ़ रहते हुए संघर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। इस कड़ी असहमति और खून खराबे ने अल अक्तान जेल को एक युद्ध के मैदान में बदल दिया है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई कर रहे हैं। सीरियाई सेना SDF को समर्पण की शर्तों के साथ एक अल्टीमेटम दिया गया, जिसे SDF ने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। SDF के उच्च अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि वे सीरियाई सरकार को सीरियाई सेना के दबाव में समर्पण नहीं करेंगे और उनकी लड़ाई उनके संप्रभुता और आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए है। इसके जवाब में सीरियाई सेना ने आतंकवादियों और सशस्त्र प्रतिरोध के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अल अक्तान जेल, जो कि सीरियाई सरकार के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, SDF द्वारा नियंत्रित होने वाली यातना केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। यह जेल विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट ISIS से जुड़े जेलर और कैदी के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। जेल के आसपास की स्थिति इस समय बेहद तनावपूर्ण हो गई है और दोनों सेनाओं के बीच लगातार झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गाजा पट्टी में तुर्की या कतर के सैनिकों की तैनाती नहीं होगी। नेतन्याहू का यह बयान इजरायल के सुरक्षा हितों और नियंत्रण को लेकर जारी चल रहे विवाद के संदर्भ में था। नेतन्याहू ने कहा, गाजा पट्टी में तुर्की या कतर के सैनिकों की कोई जगह नहीं होगी। इजरायल अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा और हम किसी भी विदेशी सेना को गाजा में तैनात करने की अनुमति फिलहाल नहीं देंगे। यह बयान अब आया है जब तुर्की और कतर ने गाजा में मानवीय सहायता और अन्य पहलुओं में अपने समर्थन का संकेत दिया है। दोनों देशों ने गाजा पट्टी में एक स्थिरता और शांति की स्थिति बनाने के लिए सक्रिय रूप से भूमिका निभाने की इच्छा जाहिर की थी। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयप एर्दोगान ने गाजा में अपने हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा था, जबकि कतर ने इस क्षेत्र में आपातकालीन मदद और सहायता भेजने की घोषणा की थी। हालांकि इजरायल को यह कोई बात नहीं लगी। इजरायल हमेशा से किसी भी बाहरी ताकत के गाजा पट्टी में हस्तक्षेप को लेकर चिंतित रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में उसके सुरक्षा हितों को खतरा हो सकता है। नेतन्याहू का कहना था, यह क्षेत्र इजरायल की सुरक्षा नीति के तहत ही नियंत्रित किया जाएगा और किसी भी विदेशी सेना की तैनाती इजरायल के लिए अस्वीकार होगी।
हाल ही में हद्रामौत प्रांत के अल रेयान हवाई अड्डे के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। यह स्थान पहले ही यूएई समर्थित दक्षिणी संक्रमणकालिक परिषद एसटीसी द्वारा उपयोग किया जाता था, जो यमन के दक्षिणी हिस्से में एक प्रमुख सशस्त्र समूह है। स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा बलों के मुताबिक हवाई अड्डे के पास इन विस्फोटक पदार्थों का तब पता चला जब क्षेत्र में सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा था। यह विस्फोटक सामग्री अत्यधिक खतरनाक थी और इसकी आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होने का खतरा भी था। दक्षिणी संक्रमणकालिक परिषद एसटीसी, जो यमन सरकार से अलग एक राजनीतिक और सैन्य समूह है, उसने कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति मजबूत की थी। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि विस्फोटक सामग्री वर्तमान में किसी विशेष समूह या संगठन से जुड़ी हुई है या नहीं, लेकिन यह घटनाक्रम क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा संकट और राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाता है। इस घटना ने यमन के संघर्ष और विभिन्न सशस्त्र गुटों के बीच तनाव को एक बार फिर से हवा दे दी है। हदीदाब्रोत क्षेत्र में, जो यमन के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, पहले भी कई सैन्य अभियानों और राजनीतिक संघर्षों का केंद्र रहा है। लंदन में जीएस सिंध फ्रीडम मूवमेंट द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जीएम सैयद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्मेलन में सिंधी, बलूच, पश्तून और कश्मीरी समुदाय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जीएम सैयद के विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। जेएसएफएम अध्यक्ष सोहेल अब्रो ने उत्पीड़ित राष्ट्रों के लिए एक साझा मंच बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है। सम्मेलन में पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में मानवाधिकार उल्लंघन, सैन्य कार्रवाई और लापता लोगों की रिहाई पर चर्चा हुई। अंत में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित किया गया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार की मांग की गई है। देखिए लंदन में हुई सभा की पूरी रिपोर्ट। लंदन में जीएस सिंध फ्रीडम मूवमेंट की ओर से आयोजित पहले जीएम सैयद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ताओं ने जीएम सैयद को दबे कुचले राष्ट्रों की एकता का प्रतीक बताते हुए उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताया। सम्मेलन में सिंधी, बलोच, पश्तून और कश्मीरी समुदायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सिंधु देश के राष्ट्रगान और जीएम सैयद की 122वीं जयंती पर केक काटने के साथ हुई। जेएसएफएम अध्यक्ष सोहेल अब्रो ने उत्पीड़ित राष्ट्रों के बीच एक साझा मंच बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से समर्थन मिला। इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी है, गवर्नमेंट है, चाहे जो भी है, उनके पास से एक बहाना है, सब ताकत कुव्वत उसने ले ली। उसके बकौल सिंधियों को लूटा, बलोचियों को लूटा, कश्मीरियों को लूटा, पश्तूनों को लूटा। लेकिन हमने अब एकजुट होना है, एकजुट होके एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक करना है और हमने आगे बढ़ना है। मैं ये कहती हूँ बलोची भाइयों को, सिंधी भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को, जो कराची में हमारे लिए तो सब एक बराबर है। महाजर भाई, इल्ताफ भाई, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, हुए जुल्म तशद्दुद कितने वो मारा गए, शहीद कर दिए मासूम बेगुनाह को। हमें सब एक साथ होना है, दिखाना है दुनिया को कि ये सिर्फ पठान नहीं है, पश्तून नहीं है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये महाजर है। तिरा के हमारे मासूम बच्चों को, मासूम 4 साल के बच्चे को शर्म आनी चाहिए इनको। उनके सीने में बुलेट्स उतारी गई हैं। किसने उतारी? आप लोग पूछोगे नहीं। यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, वो बच्चा दहशतगर्द था या पाकिस्तान का हिस्सा ले रहा था या पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा था। हम कब तक अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे? अपनी माँ बहनों को कुर्बान करेंगे, अपनी माँ बहनों को बेआबरू करेंगे। हमारे पश्तून माए बहनें बैठी हुई हैं, हम बलोच हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हम सब का दुख, हम सब का दर्द एक है। आज बलोच माँ अपना दरवाजा खोल के बैठी हुई है कि जो उसका लापता बेटा है, शायद वो किसी वक्त आए। तो इसी तरह उस सिंधी माँ भी बैठी हुई है, इस तरह वो पश्तून में माँ बैठी हुई है अपना दरवाजा खोल के, ताकि उन टार्चर सेल से उसका बच्चा वापस आए। इसी तरह आज सिंधी बहन
कराची और इस्लामाबाद के रोडों पर बैठी है। इसी तरह बलोच खवातीन कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करते हैं अपने प्यारों के लिए। इसी तरह आज पश्तून माही बहनें रोडों पर आती हैं अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए। तो अगर हम इस सूरत-ए-हाल को देखें तो हम सबका दर्द एक ही है। हम तमाम एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। आज बलोच माँ उस दर्द से गुजर रही है, सिंधी, पश्तून, महाजिर, कश्मीरी सब एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। वो दर्द चाहे हमारे प्यारों के अगवा का है, वो दर्द जो हमारी सरजमीन पे वो एक लुटपुल कहते हैं, जबरन कब्जा और हमारे मालूमती, हमारे चीजें, हमारे रिसोर्सेज को हमसे ले जाना है। हम सब का दर्द, दुख, तकलीफ एक है। सम्मेलन में शामिल वक्ताओं ने बताया कि पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन, अपहरण और पाकिस्तानी फौज के द्वारा किए जा रहे ऑपरेशन पर चिंता जताई। विभिन्न आंदोलनों के नेताओं ने आत्मनिर्णय के अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर जोर दिया। सम्मेलन के आखिर में कई अहम प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किए गए। ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा वतनों सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सराइकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा असूल हक़ खुदरादियत और आज़ादी के तहत मुकम्मल आज़ादी का हक़ तस्लीम किया जाए। क्या ये कबूल है सबको? ये ऐवान मुतालबा करता है कि पंजाबी साम्राज्य फौरी तौर पर इन वतनों से अपना कब्जा ख़त्म करे और इनके खित्तों का इख्तियार और इक़्तिदार वहाँ की मुकामी मकबूजा कौमों को मुंतकिल किया जाए। क्या ये इरादा कबूल है? ये ऐवान अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करता है कि वो पाकिस्तान में अपने खुसूसी नुमाइंदे भेजे जो अपनी निगरानी में पंजाबी साम्राज्य के ज़ेर कब्ज़ा गुलाम वतनों से इनखला के अमल को यकीनी बनाएं और इनके वतनों का इंतज़ामी और सियासी कंट्रोल असल वारसों यकीनी धरती के मालिक अवाम को मुंतकिल करवाएं। क्या ये करारदाद मंजूर है? ये ऐवान सख्त अल्फाज में मुतालबा करता है कि बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सराइकिस्तान में जारी तमाम फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए। ये क्या ऐवान कबूल करता है? फौज के इन वतनों से ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तानी फौज को हमारे वतनों से वापस यानी बुलाया जाए और उनको जो है उनका जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। तमाम लापता अफराद, मिसिंग पर्सनस को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और मज़लूम कौमों के हज़ारों बेगुनाह शोधा के कत्ल-ए-आम पर काबिज़ पंजाबी फ़ौज के ख़िलाफ़ बैनुल अक़वामी अदालतों में मुकदमा कायम किए जाएँ। क्या ये ऐवान मंजूरी देता है? ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तान और पंजाबी साम्राज्य सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और सराइकिस्तान के कुदरती वसाइल, मादनी ज़खायर, महसूलात, पानी और ज़मीनों से फौरी तौर पर अपना नाजायज़ कब्जा ख़त्म करें। सम्मेलन के अंत में पारित प्रस्तावों में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप, सैन्य कार्रवाइयों की समाप्ति, लापता लोगों की रिहाई और संबंधित क्षेत्रों के संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार को मान्यता देने की मांग की गई। अमेरिका के मिशिगन में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम किस कदर खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 100 से अधिक गाड़ियां आपस में टकरा गई। कुछ वाहन तो सड़क से फिसल गए। हादसा ग्रेट रैपिड्स के दक्षिण पश्चिम में हुआ, जहां भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक लिया।
हादसे की वजह से मिशिगन स्टेट पुलिस को ग्रैंड रैपिड्स के ठीक दक्षिण पश्चिम में इंटरस्टेट 196 के दोनों तरफ का रास्ता बंद करना पड़ा। अधिकारी 30 से अधिक सेमी ट्रेलर ट्रकों सहित सभी गाड़ियों को हटाने का काम कर रहे हैं। स्टेट पुलिस ने बताया कि कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन किसी की मौत फिलहाल नहीं हुई है। मिशिगन में ओटावा काउंटी शेरिफ के ऑफिस ने बताया कि कई एक्सीडेंट के साथ साथ कई गाड़ियों के सड़क से फिसलने की भी रिपोर्ट मिली है। फंसे हुए मोटर चालकों को वसो से हडसनविल हाई स्कूल ले जाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सफाई के दौरान सड़क कई घंटों तक बंद रहेगी। ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड नोराड का एक सैन्य विमान ग्रीनलैंड भेजा है। यह विमान जल्द ही पिटोफिक स्पेस बेस पहुंचेगा। नॉर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, यह तैनाती पहले से तय सैन्य गतिविधियों के तहत की जा रही है। कमांड ने साफ किया, इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को दी गई है। ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी के बीच डेनमार्क ने भी ग्रीनलैंड के अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को कई विमान डेनमार्क के सैनिकों की ओर और सैन्य उपकरणों को लेकर ग्रीनलैंड पहुंचे। नोराड के बयान के मुताबिक पिटफिक स्पेस बेस पर पहुंचने वाला यह विमान अमेरिका और कनाडा के ठिकानों से संचालित अन्य विमानों के साथ मिलकर लंबे समय से तयरक्षा गतिविधियों में शामिल होगा। इन गतिविधियों को अमेरिका, कनाडा और डेनमार्क के बीच चली आ रही रक्षा साझेदारी का हिस्सा बताया जा रहा है। नोराड ने यह भी कहा, इस तैनाती के लिए जरूरी सभी कूटनीतिक मंजूरियां ले ली गई हैं। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN की सीनियर नेता मरियम और औरंगजेब इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वजह है लाहौर में हुई शादी में उनका बदला हुआ लुक। यह शादी पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की थी। मरियम औरंगजेब यहां मेहमान के तौर पर शामिल हुई थी। जुनैद सफदर की शादी संजय अली रोहिल से लाहौर में धूमधाम से हुई थी। हालांकि शादी से ज्यादा चर्चा मरियम औरंगजेब की तस्वीरों को लेकर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में मरियम औरंगजेब पहले के मुकाबले ज्यादा स्लिम, शार्प फेस फीचर्स और बदले हुए लुक में नजर आई हैं। कई यूजर्स ने उनके ग्लो और फिटनेस की तारीफ भी की है। सोशल मीडिया पर कई लोग उनके लुक में आए बदलाव को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। यूजर्स ने कहा कि अटकलें लगाई कि मरियम औरंगजेब ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। सोशल मीडिया पर कई लोगों उनके लुक में आए बदलाव को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। यूजर्स ने यह अटकलें भी लगाई कि मरियम औरंगजेब ने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों को लेकर पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है। सोमवार को देश के राष्ट्रीय पुलिस प्रमुख अहमद रेजा रादन ने कहा कि जिन लोगों ने दंगों में हिस्सा लिया है वे 72 घंटे के भीतर सरेंडर कर दें। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कानून की पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी समाचार एजेंसी ने दी। रादन ने कहा, जो युवा अनजाने में दंगों में शामिल हो गए हैं उन्हें दुश्मन नहीं माना जाएगा। अगर वे तय समय के भीतर सरेंडर करते हैं तो उनके साथ नरमी भी बरती जाएगी। ईरान में 28 दिसंबर से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें करीब 500 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। एक ईरानी अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ईरानी अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शन शुरू में शांतिपूर्ण थे लेकिन बाद में हिंसा में बदल गए। सरकार का आरोप है कि इसमें अमेरिका और इजराइल जैसे विदेशी दुश्मन की भूमिका अहम रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने दावा किया है कि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान का असली मकसद पूरा होने वाला है। उन्होंने ये बात रविवार को लाहौर में पाकिस्तानी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल से कही। आसिम मुनीर ने यहां पूर्व पीएम शहबाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर के वलीमा रिसेप्शन में शामिल होने आए थे। इसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज,
कई सीनियर नेता, मंत्री और सैन्य अधिकारी मौजूद थे। इस बातचीत में असीम मुनीर ने कहा, अल्लाह ने पाकिस्तान को एक ऐतिहासिक मौका दिया ताकि वो अपने बनने के मकसद हासिल कर सके और देश तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और आज उसे इस्लामिक देशों के बीच एक खास दर्जा मिला है। अब इसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ेगी। असीम मुनीर ने दावा किया कि दुनिया में पाकिस्तान की स्थिति और उसकी आर्थिक हालात में काफी सुधार हुआ है। जब उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिल रही पहचान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई सराहना मिल रही है तो वह है अल्लाह की मेहरबानी। उन्होंने कहा कि असल में यह पाकिस्तान को मिली पहचान है, किसी एक इंसान को नहीं। मुनीर ने कहा कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच बुनियादी फर्क है और दोनों एक नहीं है बल्कि अलग अलग राष्ट्र हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की नींव कलमा पर टिकी है और इस सोच को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना जरूरी है। इससे पहले भी आसिम मुनीर अपने भाषणों में इस्लामिक विचारधारा, टू नेशन थ्योरी और भारत के खिलाफ बयानबाजी पर जोर देते रहे हैं। भारत में यूएई राष्ट्रपति का भारत आना और मात्र 3.5 घंटे का दौरा जिसने पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को हिलाकर रख दिया है। यूएई राष्ट्रपति का भारत आना सिर्फ यात्रा नहीं है, रणनीतिक अलार्म था। आज की सबसे बड़ी खबर सिर्फ यह नहीं कि यूएई के राष्ट्रपति भारत आए, सबसे बड़ी खबर यह है कि वो क्यों आए और इतनी जल्दी क्यों लौट गए। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का यह भारत दौरा डिप्लोमेसी की उस श्रेणी में आता है जहां शब्द कम और संकेत बहुत बड़े होते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह औपचारिकता नहीं बल्कि यह संदेश था कि बातचीत का स्तर सामान्य नहीं बल्कि संकट प्रबंधन का है। जब राष्ट्राध्यक्ष इतने कम समय के लिए आते हैं और शीर्ष नेतृत्व सीधे संवाद करता है तो उसका अर्थ होता है कि विषय अत्यंत गोपनीय और समय संवेदनशील है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि बातचीत व्यापार, रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर हुई, लेकिन इन विषयों पर चर्चा के लिए इतनी छोटी यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। असली संदर्भ उस समय से जुड़ा है जब यह दौरा हुआ। मध्य पूर्व ईरान संकट के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव, हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, तेल आपूर्ति पर संभावित खतरा और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता की आशंका अपने चरम पर है। यूएई इस पूरे क्षेत्र में एक ऐसा देश है जिसके ईरान, पश्चिमी शक्तियों और अरब देशों सभी से कार्यशील संबंध हैं। भारत भी उन्हीं गिने चुने देशों में है जो ईरान, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों से एक साथ संवाद बनाए रख सकता है। यही वजह है कि इस संकट के समय भारत एक बैलेंसिंग पावर के रूप में उभरता है। सूत्रों के अनुसार बंद दरवाजों के पीछे बातचीत का केंद्र बिंदु क्षेत्रीय स्थिरता रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा, ड्रोन और मिसाइल खतरों की आशंका, खुफिया सहयोग और आतंकवाद से जुड़े जोखिमों पर गंभीर चर्चा हुई। यही कारण है कि सार्वजनिक बयानों में बहुत सीमित जानकारी दी गई। संवेदनशील सुरक्षा विषयों को जानबूझकर सार्वजनिक मंच से दूर रखा गया। इस बैठक में भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ऊर्जा सुरक्षा और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा का था। मध्य पूर्व में 80 लाख से अधिक भारतीय नागरिक काम करते हैं। किसी भी सैन्य टकराव का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल आयात और घरेलू स्थिरता पर पड़ेगा। इसलिए यह बातचीत केवल विदेश नीति नहीं बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा से भी जुड़ी थी। जहां तकनीक विकास की रफ्तार बढ़ा रही है, वहीं युद्ध और टकराव वैश्विक स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं। दुनिया आज 2 रास्तों पर खड़ी है, सहयोग या संघर्ष। आने वाला वक्त बताएगा कि इंसानियत आगे बढ़ेगी या टकराव हावी होगा। ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।